अगर इनको कोई लाठी से छू देगा, अगर संतोष जिंदा रहेगा तो उस हाथ को काट देगा। एक कहा जाए, हमें कहने में कोई हिचक नहीं थी कि 2020 और 2025 ये शाहाबाद के राजनीति के लिए एक्सीडेंट था। अपने मतदाताओं को भड़काया, बहकाया। कोई 1 लाख का फॉर्म भरवा दिया रात में जाके, कोई कहा कि तुमको कल नौकरी दे देंगे। पवन सिंह फैक्टर ने आपको, और 2 जातियों की जो लड़ाई हुई, उनके बीच विवाद हुआ, उसने आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया इस क्षेत्र में। बिल्कुल कहीं नहीं चला गया। ये लोग कुछ बहेलियों के चक्कर में पड़ गए थे। हमारे लोग, मैं कह रहा हूं और पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं कह भी रहा हूं और पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 22 में 22 सीटें जीतेंगे। और इसलिए जीतेंगे, जंगल राज में कई ऐसे लोग थे जो बिहार छोड़ के अपना ऑनरशिप बेच के, अपना स्वामित्व बेच के वो चले गए बाहर। उसको पलायन कहते हैं। कोई नेता जाता है, वहाँ भाषण देता है, वहाँ मंच से कहता है लागल लागल झुलनिया के धक्का बलम कलकत। ये कौन सा भाषण है? ऐसे लोगों पे जिसने जो हाथ उठाएगा उसका हाथ आज भी हम लोग काट देंगे। फर्स्ट बिहार झारखंड के शाहाबाद कॉन्क्लेव की शुरुआत हमने करवाई है और हम बहुत आभारी हैं। श्री संतोष कुमार सिंह जी मंत्री हैं श्रम संसाधन विभाग के, और जो दौर चल रहा विधानसभा चुनाव सामने है, पार्टी ने इनको बेहद अहम जिम्मेवारियां दे रखी है। कई आज एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को इनको संबोधित करना है, उसमें शामिल होना है, लेकिन इसके बावजूद अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर ये शाहाबाद कॉन्क्लेव में पहुँचे हैं। क्योंकि शाहाबाद को लेकर जो दर्द और पीड़ा इनके मन में रही है, 3 दशक से ज़्यादा समय तक ये राजनीति में सक्रिय रहे हैं, और जिस तरीके से इन्होंने यहाँ के सारे दर्द को देखा है, समझा है, उस पर आवाज़ उठाई है। तो सबसे पहले तो मंत्री जी हम आभार प्रकट करना चाहेंगे आपका कि आप हमारे कॉन्क्लेव में आए, यहाँ शोभा बढ़ाया आप। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, अब सबसे पहला सवाल ये आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि विधानसभा चुनाव सामने है, अब तो औपचारिकता बस रह गई है कि किस दिन जो है वो तिथि का, डेट का ऐलान कर दे चुनाव आयोग। चूँकि नवंबर तक सारी प्रक्रिया को पूरा कर लेना है बिहार में, बीच में पर्व है, त्यौहार है, तो इन सब के बीच आप शाहाबाद में लगातार भ्रमण में हैं। और शाहाबाद वो क्षेत्र रहा है जिसको लेकर पिछले दफ़ा हम 2020 में देखें तो 22 में से 20 सीटें हार गई एनडीए। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीते तो देखें तो चारों के चारों सीट आप हार गए। आपके सिटिंग, जो हम आरा में बैठे हैं तो यहाँ आर.के. सिंह हुआ करते थे। हम बगल में देखें सासाराम में तो वहाँ पर भी आप सीट हार गए। तो ये बक्सर में आप हार गए। तो ऐसी तमाम सीटों पर जब हार हुई है 2 लगातार चुनाव में, तो इस दफ़े के चुनाव में आपको क्या आसार नज़र आते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ और आपका अभिनंदन इसलिए करता हूं कि आपने शाहाबाद को, आरा की धरती, बाबू वीर कुंवर सिंह को चुना है। मैं पहले इस धरती को सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं, और आपको भी बहुत अंतःकरण से धन्यवाद देता हूं कि आप शाहाबाद में आरा की धरती को चुना है। अब देखिए, आने वाला चुनाव 2020 का जो, जैसे आपने जिक्र किया, और 2024 में जो लोकसभा हुआ उसका हार के कारणों में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अब वर्तमान परिवेश में जो स्थिति है शाहाबाद की, और शाहाबाद के क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जो 20 सालों के कार्यकाल में जो विकास हुआ है, जो शाहाबाद एक अपनी अलग ऊंचाइयों में बिहार को पिरोया है, वैसी स्थिति में चाहे रोड का हो, चाहे हाईवे का हो, चाहे बिजली 24 आवर बिजली की बात हो, या फिर लाइन ऑर्डर की बात हो, इसमें हम लोगों ने काम किया है। और एक कहा जाए, हमें कहने में कोई हिचक नहीं थी कि 2020 और 2025 ये शाहाबाद के राजनीति के लिए एक्सीडेंट था।
नॉट पॉलिटिकल डिफिनीशन। एक्सीडेंट एक बार होता है। एक्सीडेंट इसलिए था कि हमारे जो लोकसभा के हमारे कई ऐसे नेता थे ऑपोजिशन के, एनडीए गठबंधन के, जिन्होंने अपने मतदाताओं को भड़काया, बहकाया। कोई 1 लाख का फॉर्म भरवा दिया रात में जाके, कोई कहा कि तुमको कल नौकरी दे देंगे, कल राहुल जी आएंगे। ये मेरे भोले भाले शाहाबाद के जो हमारे लोग हैं, हमारी प्यारी जो जनता है, उस कुछ बहकावे में कहा जाता है ना कि बहलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, इसमें फंसना नहीं है। फिर भी हमारे लोग इसमें फंस गए। लेकिन मैं आपके इस मंच से आज कहना चाहूँगा कि 60-65 दिन का सिर्फ खेला है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि शाहाबाद एनडीए 22 का 22 सीट एनडीए के पक्ष में रहेगा। नहीं मंत्री जी, हम थोड़े ईमानदारी की बात करते हैं। देखिए ना, आप कह रहे हैं एक बार कोई शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। ये 2020 में हमने मान लिया, 22 में से आप 20 सीट हार गए। लेकिन आप देखिए 2024 में एक्सीडेंट तो एक बार होता है ना। 2024 में क्या हुआ? आप चारों सीट आप हार गए। नहीं देखिए प्रभुज जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं कहा ना कि आज की जो परिस्थिति है, जो आज की शाहाबाद की धरती के लोगों ने जो देखा है कुछ विगत वर्षों में, फंसता है आदमी। ये तो त्रेता द्वापर से पता नहीं कितने लोग, इस नहीं 8,000 साल पहले से लोग फंसते आए हैं। इसी में से कुछ जयचंद भी हुआ करते थे, कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जिसके चलते कहीं ना कहीं हमको परेशानी हुई है। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज शाहाबाद के लोग एनडीए के साथ है, और एनडीए के साथ का मतलब पार्टी के साथ नहीं, एनडीए शाहाबाद के विकास के साथ, शाहाबाद के आने वाले पीढ़ी, आने वाले युवाओं के रोजगार और नौकरी और उसके अवसर के साथ, आने वाले मेरी जो पीढ़ी है उसके साथ, आने वाले फ्यूचर में एयर कनेक्टिविटी कैसे बढ़े इसके साथ, आने वाले दिनों में रोड की कनेक्टिविटी कैसे बढ़े इसके साथ, आने वाले दिनों में रेलवे लाइन का जो चला है मुंडेश्वरी टू आरा टू पटना, और कई लाइनें ऐसी आ रही हैं वंदे भारत के लिए। यानी एक विकसित शाहाबाद के लिए, एक शाहाबाद का ऐसा हो जो अतीत का मेरा गौरव और विरासत हो, पुनः से वापिस हो जाए। अब शाहाबाद के लोग उसमें भरोसा रखते हैं। अब लोगों ने झेला है, लोगों ने जो यहाँ के तो लाल झंडे को भी झेला है, लाल सलाम को भी झेला है, लाल रक्त को भी झेला है। यहाँ की गलियाँ रक्त रंजित हुई करती थी, आज भी लोग उसको याद करते हैं। हाँ, कुछ समय बीत गया था, लोगों को लगता था कि नहीं अब नहीं होगा, लेकिन पुनः वही काम लोगों को अब आ गया कि नहीं, अब अगर संभव है, अगर शाहाबाद विकास कर सकता है तो एनडीए के साथ ही कर सकता है। बिहार की कोई ऐसा नेता नहीं है जो शाहाबाद का विकास करे। मैं वचन देता हूं और वादा करता हूं आपसे फिर हम मिलेंगे 65 दिन के बाद। शाहाबाद 22 का 22 एनडीए की झोली में रहेगा। संतोष सिंह जी, हम तो आपसे मिलेंगे ही। हमारा जो संबंध ऐसा है कि हम तो मुलाकात तो होनी ही है, चाहे आप जीते या हारें। हम तो प्रार्थना करें, हम तो ये हमारी तो इच्छा ये है कि आप फिर से मंत्री बने, थोड़ा और पावरफुल मंत्री बन जाए। हमारे व्यक्तिगत संबंध ऐसे हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि हम 2024 की बात करें तो एक पवन सिंह फैक्टर ने आपको, और 2 जातियों की जो लड़ाई हुई, उनके बीच विवाद हुआ, उसने आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया इस क्षेत्र में। बिल्कुल लोग समझ नहीं पाए, और पवन सिंह का खड़ा होना, एक वर्चस्व होना, इसे इनकार हम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी 4 लाख वोट, मेरे 4 लाख वोट फिर भी कहाँ से? यहाँ 4,17,000 वोट आ रहा कहाँ से? मिथिलेश तिवारी जी हार गए, वहाँ 4,32,000 वोट कहाँ से? सासाराम हम हार गए, 4,67,000 वोट कहाँ से? प्रभु जी, ये एक जादुई आंकड़ा नहीं है। ये 4 लाख लोग
लगभग एवरेज 4 लाख लोग, चाहे आरा हो, चाहे सासाराम हो, चाहे बक्सर हो, चाहे औरंगाबाद हो, ये इतने लोग अभी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में भरोसा रखते हैं। थोड़ा मैंने कहा पहले ही आपसे कि ये थोड़ा एक्सीडेंट ना समझिए लोगों में, और आप लोग समझ गए हैं कि आज क्या हो रहा है, ये आज क्या स्थिति है। इसलिए अब दोबारा किसी के चक्कर में पड़ने वाले लोग नहीं हैं। आप बताइए, हम हार जाते 1 लाख से, हम 1.5 लाख से हारते, या अगर 7 लाख वोट कहीं होता है, एक स्ट्रेटजिकल आंकड़ा है ये। हम एक लोकसभा में 7 लाख वोट, कहीं 7.5 लाख, कहीं कुछ, उसमें 51 नहीं 49% वोट हमें मिलता है। ये कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का भरोसा विश्वास है। नहीं, जहाँ 69 आपको मिलता था 49 मिलता है, ये समझिए ये कितना भरोसा कहाँ चला गया, कहाँ से कहाँ कहीं नहीं चला गया। ये लोग कुछ बहेलियों के चक्कर में पड़ गए थे। हमारे लोग, हमारी भोली भाली जनता किसी के बहकावे में आ गई थी। न कहीं किसी का विश्वास टूटा है, न कहीं का भरोसा खत्म हुआ है। भरोसा है अपने आने वाले पीढ़ी पे, तो नीतीश कुमार पे और नरेंद्र मोदी पे है। पवन सिंह फैक्टर नहीं होगा इस बार? बिल्कुल कोई पवन फैक्टर नहीं होंगे इस बार। और पवन भाई एक अच्छे कलाकार हैं और शाहाबाद के लाल भी हैं, और समय आएगा तो आपके विकास के साथ रहेंगे, और हम लोग सब मिलके विकास की गंगा बहाएंगे, शाहाबाद को शाहाबाद बनाएंगे। अब कोई फैक्टर काम करने वाला नहीं है। चर्चा ये है कि बीजेपी चाह रही है कि पवन सिंह विधानसभा चुनाव लड़ जाए हमारे टिकट पे। ये तो चूंकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर का है, ये नेतृत्व तय करता है। नेतृत्व का जैसा दिशा और दशा, जैसा डायरेक्शन मिलेगा, हम लोग काम करेंगे। संतोष जी, आपको तो हम मानते हैं कि आप शरीफ आदमी हैं भी, आप सभ्य आदमी, आपका राजनीतिक बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा नहीं रहा है कि आप बाहुबली के तौर पर पहचाने जाएं। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान हम देख रहे थे कि कुछ लोग लाठी बरसाने की बात कर रहे थे, तो आप उसका बड़ा कड़ा जवाब दे रहे थे। क्या है कि जिस भाषा में जो समझता है, उस भाषा में उसको समझाना पड़ेगा। मेरी मजबूरी थी नहीं, मेरी मजबूरी नहीं थी। वो लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, और आज भी नहीं तैयार हैं। हमको तो नहीं कहना चाहिए। आपका प्रश्न है कि आपने कड़ा भाषा का प्रयोग किया था। अब मेरे उस जनता पे जिसने उसको लोकसभा का चौखट का दर्शन कराया हो, उसको लाठी से मारेगा? क्या यही एक एमपी का नैतिक अधिकार है? क्या एक एमपी का यही नैतिक दायित्व है? हमें लगा कि नहीं, ये मेरे मतदाता मालिक, मेरे मतदाता भगवान, अगर इनको कोई लाठी से छू देगा, जिस हाथ से लाठी उठाएगा, अगर संतोष जिंदा रहेगा तो उस हाथ को काट देगा। मैंने इस प्रसेशन में कहा था, ये मेरे भगवान है। आज भी जनता के साथ कोई बदमाशी करे, जनता को कोई पीटे, कोई गुंडागर्दी करे, ये जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की मैं बात करता हूँ, एनडीए की एक एक कार्यकर्ता की मैं बात करता हूँ कि अगर मतदाता मालिक, मेरे किसान, मेरे भाई, मेरे मजदूर, मेरे श्रमिक, मेरे बेटा, मेरे बेटी, मेरे पिता तुल्य अभिभावक, ऐसे लोगों पे जिसने जो हाथ उठाएगा, उसका हाथ आज भी हम लोग काट देंगे। संतोष सिंह जी, चलिए तो देखेंगे कि कौन उठाता है डंडा या नहीं उठाता है। बोलने की बात अलग होती है, लेकिन देखिए आपकी पार्टी में चिंता का लेवल क्या है कि अमित शाह जी आ रहे हैं और स्पेशल शाहाबाद के लिए मीटिंग कर रहे हैं, डेरी जा रहे हैं। इतनी चिंता है आपकी पार्टी में। आप समझिए कि पार्टी कितनी बेचैन है। आप कह रहे हैं कि सब सीट जीत जाएंगे। ये दोनों ये दोनों बात तारतम्य में नहीं बैठता है इसमें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो रूटीन वर्क है, हम चुनाव के लिए एक्टिव नहीं होते। हम सिर्फ चुनाव के लिए राजनीति नहीं करते। हम चुनाव में सत्ता पाने के लिए राजनीति नहीं करते। ये जब दो मेरा एमपी थे, मेरे जो प्रणेता थे, मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के जो
प्रणेता थे, संस्थापक थे। एक कल्चर है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना संविधान है, अपनी संस्कृति है, अपना संस्कार है, चरे बेती चरे बेती चरे बेती, न रुकना है न थकना है, चलते रहना है। अब उसको कोई राजनीतिक चाल समझ ले, उसको कोई राजनीति का हिस्सा से जोड़ दे तो उसके ऊपर है भाई। मेरा तो काम है जब तक नैतिक दायित्वों में रहो, पब्लिक का सेवा करो, मीटिंग करते रहो, बैठक करते रहो, राजनीति की गुर सिखाते रहो। आगे हम कैसे बिहार को विकसित बिहार बनाएंगे, आगे हम कैसे बिहार को विकसित बिहार बनाएंगे, ये करना, ये कहना, हर बात ले जाके पढ़ाना, ये पार्टी की मेरी प्रवृत्ति है, प्रकृति है। हम चुनाव के लिए नहीं करते। अमित शाह जी ने क्या मंत्र दिया, कुछ तो बता दीजिए। अरे अमित शाह जी ने तो हमेशा आते हैं। अमित शाह जी ऐसा नहीं कि चुनाव के लेके ही ऐसा आए थे, वो पूरे शाहाबाद और मगध के सभी हमारे सम्मानित कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ लेवल के हों, चाहे मंडल लेवल के हों, चाहे वो जिला के लेवल के हों, सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के उनसे बात करना और आज के 2025 के चुनाव में क्या अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि हमने गली बनवाया कि नहीं बनवाया, हमने रोड बनवाया कि नहीं बनवाया, हमने विकास किया कि नहीं किया, या अगर और अपने पूरे संस्कार और संस्कृति के साथ मैंने अपने नैतिक दायित्वों का पालन किया कि नहीं किया, या मेरा कोई कार्यकर्ता रुष्ट है क्यों और कुछ दिक्कत है क्या। ये सब चर्चा हुई। माननीय यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने इस पे सब कार्यकर्ताओं से बात किया और कहा कि आने वाले समय में आप एकजुट रहिए, इंटैक्ट रहिए और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार में विकास हुआ है, जो योजना अंतिम पंक्ति में जाके पहुंची है, उसको जन जन तक पहुंचाइए, बताइए कि सरकार आपके लिए इतनी सेंसिटिव है। सरकार, ये सरकार सुशासन की सरकार, नीतीश और मोदी की सरकार आपके लिए जीती है और आपके लिए मरती है। ये घर जाके बताना, यही मंत्र दिए थे, चाहे इसको आप कोई राजनीति समझे या कोई मूल मंत्र समझे। संतोष जी, आपको चूंकि मंत्री जी आपको जाना है, हम जान रहे हैं कि आपकी व्यवस्था क्या है और आप हमारे आग्रह पर आए। आखिर में एक सवाल आपसे पूछेंगे, हमको ये बता दीजिए कैमूर में 22 में से कितनी सीटें आप इस बार जीतिएगा। हम पूछेंगे फिर बाद में। कैमूर में नहीं, मतलब शाहाबाद। सॉरी शाहाबाद। 22 में से कितनी सीटें जीतिएगा? 22 में 22 जीतेंगे। देखिए आप, मतलब मैं कह रहा हूं और पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं कह भी रहा हूं और पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 22 में 22 सीटें जीतेंगे। और इसलिए जीतेंगे, मैं श्रम मंत्री हूं और श्रम मंत्री के नाते 15 महीना 18 महीना हमें हुआ। एक ज़माना था जब हम एक चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट लेके हम आते थे। आज यही बिहार है जहां स्किल यूनिवर्सिटी, कौशल विश्वविद्यालय का सपना लेके हम आए हैं। आज वही, वो भी इकलौता, पूरे देश का इकलौता स्किल यूनिवर्सिटी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे वो स्किल यूनिवर्सिटी बनेगी और वो डिजिटली प्लेटफॉर्म पे पूरे वर्ल्ड से जुड़ेगा। अगर अमेरिका में बैठा व्यक्ति को अगर चाहिए कि हमको ड्रोन बनाने वाला बच्चा चाहिए, हमको सब्जेक्ट एक्सपर्ट चाहिए, तो मेरे यहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर यूनिवर्सिटी में नोक करेगा और यहाँ से हम बच्चा यहाँ स्किल्ड करके उसको हम वहाँ भेजेंगे। और ये नहीं प्रभु जी, बताते हुए हमें खुशी हो रही है। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय नीतीश कुमार जी को, कि ये बिहार जातीय जनगणना हुआ था और एक सर्वे के अनुसार बिहार के 14 करोड़ पॉपुलेशन में 60% लोग 40 साल के कम उम्र के हैं, यानी 8.5 करोड़ लोग बिहार के काम करने वाले हैं। अगर कहा जाए ह्यूमन कैपिटल कहा जाए, यूथ कैपिटल कहा जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देश का इकलौता राज्य है बिहार जहां यूथ की इतनी बड़ी तादाद है, इतनी बड़ी कैपिटल है और इसको पॉजिटिव वे में हम एनर्जी के रूप में ले जाते हैं। आने वाला वो समय होगा, ये स्किल यूनिवर्सिटी खुलेगी और स्किल यूनिवर्सिटी में बिहार के हर युवा के हाथ में रोजगार और नौकरी का अवसर होगा। मेरा जो ग्रेजुएशन कर लेता है बेटा, या मेरे जो यूथ जो वर्ग है,
या जो किसी पैसे के बल पे जो मिडिल क्लास के हमारे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग नहीं कर पाते, वो स्किल यूनिवर्सिटी में जाएंगे और वहाँ जाके उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं लगेगा स्किल यूनिवर्सिटी में। अगर उसको डोर बनाने का, एटम बम बनाने का, रोबोट बनाने का, कोई मशीनरी बनाने का, मार्केट के अनुरूप, हम पढ़ लिए भूगोल, हम पढ़ लिए इतिहास, इतिहास भूगोल की पढ़ाई के आगे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बिहार की उपस्थिति कैसे दर्ज रहे, इसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने उपाय किया है। अब 14 करोड़ लोग में 7.5 करोड़ लोग बचे हैं। इसलिए मैं दावे के साथ कहूँगा कि बिहार का सपना युवाओं का सपना, बिहार का सपना हमारे श्रमिक का सपना, बिहार का सपना अपने नेता का सपना, बिहार का सपना आदरणीय प्रधानमंत्री और नीतीश का सपना, ये पूरा करने के लिए फिर से एनडीए के साथ और प्रचंड बहुमत के साथ शाहबाद ही नहीं 22, इस बार 2025 में 225 के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। और ये जिम्मेवारी से मैं कह रहा हूँ। संतोष जी, आप तो लग रहा है इसको आप उस तरीके का भाषण देने से चुनावी सभाओं में देते हैं, लेकिन फैक्ट इससे मैच नहीं करते हैं। लेकिन हम फिर से एक आखिरी सवाल पूछते हैं कि आपका मुद्दा इस क्षेत्र में, इस शाहबाद क्षेत्र में जो कभी आपका गढ़ हुआ करता था, अब ध्वस्त हो गया है, मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, एक बात है, कोई नई बात बताइए। प्रबोध जी, मुद्दा कोई अलग से मुद्दा नहीं होता है इंडिया गढ़ में। मैं बार बार कह रहा हूं, मुद्दा मेरा सिर्फ विकास का मुद्दा है। हर घर में रोजगार नौकरी पहुंचे, इसकी मुद्दा। हर गांव में गली रोड बने, इसकी मुद्दा। हर गांव के लोग के कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी हो चाहे रोड की कनेक्टिविटी हो, इसको सुलभ कैसे पहुंचाएं, इसकी व्यवस्था। हर गांव में नल का जल हो, इसकी व्यवस्था। ये मेरा मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, जो कुछ वर्षों में नहीं आया है। अपने प्रवक्ता साहब अभी जो अनाउंसर थे वो कह रहे थे कि पलायन की स्थिति। मैं प्रभु जी आपके मन से कहते हुए बड़ा हमें संतुष्टि मिल रही है कि पलायन और माइग्रेशन में अंतर होता है। ये समझना पड़ेगा। सहज भाव में कोई नेता कह देता है कि बिहार से पलायन हुआ है। पलायन दैट मीन्स कि स्केप का मतलब पलायन का वो अपना ऑनरशिप बेच के किसी भय के वातावरण में ऑनरशिप बेच के वो या बिहार का भूगोल से, बिहार के ज्योग्राफी से उसका पूरा नामो निशान खत्म हो जाए, उसको पलायन कहते हैं, नॉट माइग्रेशन। वो पलायन, वो माइग्रेशन पलायन नहीं है। तो इस बात को समझना पड़ेगा। तो जो लोग जा रहे हैं आप उनके मैं बताता हूं, वही तो मैं बता रहा हूं। पलायन हुआ था, एक जमाना था, नाम मैं नहीं लूंगा, कुछ लोगों का राज था जिसको जंगल राज हम कहते हैं। बहुत लोग नहीं कह, बहुत लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं। जंगल राज में कई ऐसे लोग थे जो बिहार छोड़ के अपना ऑनरशिप बेच के, अपना स्वामित्व बेच के वो चले गए बाहर, उसको पलायन कहते हैं। सुशासन की सरकार में पलायन नहीं होता, माइग्रेशन होता है। अच्छा आप एक बताइए। हमको एक बता दीजिए कि दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई में जो 10-15 मैं बता रहा हूं 10-15 हजार की नौकरी मांग, मैं बता रहा हूं कि भाई साहब, अगर मेरा आरा का बेटा अगर दिल्ली कैडर में आईएएस बन गया तो उसको पलायन कहिएगा कि माइग्रेशन कहिएगा? क्या कहिए, आप ही बता दीजिए। 1000 में से एक। मैं जो पूछ रहा हूं, कभी आपके मन से सभी नेताओं से मैं पूछना चाहूंगा, अगर आरा का बेटा अगर दिल्ली कैडर में आईएएस हो जाए, आपका बेटा अगर किसी कर्नाटक कैडर में आईएएस हो जाए, एपीएस हो जाए, दिल्ली सचिवालय की नौकरी पाले, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी पाए, उसको माइग्रेशन कहिएगा कि पलायन कहिएगा? जरा ये हमको बताइए। जो 10-15 हजार की नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के लिए दर-दर की ठोकर खा रहे हैं, उसको माइग्रेशन कहिए, पलायन कहिएगा? मंत्री जी, हम तो कह रहे हैं कि माइग्रेशन हुआ है, नॉट पलायन। हाँ, पलायन हुआ है, आप कहिए पलायन हुआ है, लेकिन कब हुआ है? जब किसी की सरकार थी, अब नेता का नाम नहीं रखेंगे। 1990 से 2005 के बीच। अब हाँ, आपसे ज्यादा कोई जानता होगा इस बिहार को, आपसे ज्यादा कोई जानता होगा इस बिहार को। उस समय पलायन हुआ था। मैं तो एक सलूजा क्लॉथ स्टार था सासाराम में, भाई साहब मेरा घर था, हम वहीं पैदा हुए थे। और एक पंजाबी थे बेचारे, बहुत बड़ा दुकान था सासाराम का, और बेचारा 2005 के बाद उसका किडनैपिंग हुआ,
और यहाँ से सब बेच के चला गया। इसको पलायन कहते हैं और माइग्रेशन। आपसे थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, फिर चल जाए। 2005 के बाद उनका किडनैप हुआ था, उनकी किडनैपिंग हुई थी। आप बोल रहे थोड़ा सा आपसे शब्द। 2005 के पहले उसका पहले हुआ था। तो 2005 के पहले किडनैपिंग हुआ था। मेरा 87-89 बैच था। ISC हम एन कॉलेज से पढ़ रहे थे। इंटरमीडिएट में मेरा साइंस सब्जेक्ट था और मेरा मैथ मेरा ऑनर्स था। उस समय उसका 87 के आसपास उसका किडनैपिंग हुआ था। सब घर द्वार बेच के बेचारा चला गया, उसको पलायन कहते हैं। बेहतर जीवन के लिए मैं कहता हूँ एक बार और खुले मंच से, हमको नहीं लगता है कि बिहार का नहीं कोई नेता इस तरह से नहीं बोलेगा। आपसे मैं पूछ रहा हूँ और यहाँ सभी प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, इस बिहार के इतने डेंसेस्ट पॉपुलेशन में, जहाँ 14 करोड़ की डेंसेस्ट पॉपुलेशन है, जहाँ 7.5 करोड़ लोग युवा हैं जिनके हाथ में नौकरी और रोजगार चाहिए, दुनिया का कोई ऐसा मैं दावा करता हूँ इस मंच से, अभी तो आने वाले लोग नौकरियाँ बांट रहे हैं। भाई जल्दी दे दो, हमको मुख्यमंत्री बनाओ, हम नौकरी दे देंगे, हर घर में नौकरी दे देंगे। दुनिया का कोई मैकेनिज्म, अमेरिका हो, जर्मनी हो, रसिया हो, इटली हो, जापान हो, कोई ऐसा कई सुपर कंट्री, मेरा दावा है कि जरा मैकेनिज्म बता दें कि आने वाले 7.5 करोड़ में अगर फिर एक साल में वो संख्या बढ़ के 8.5 करोड़ हो जाएगी। दुनिया का कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि 8.5 करोड़ लोगों को एक बार नौकरी और रोजगार मिल जाए। वो तो नीतीश कुमार की ही सरकार है, NDA की सरकार है कि अभी 12 लाख नौकरी से 22 लाख, 22 लाख से 50 लाख, और आने वाले वित्तीय वर्ष में कमिटमेंट किया है नीतीश कुमार ने। और जो करते हैं कमिटमेंट वो करते हैं। ये कमिटमेंट की सरकार है कि आने वाले समय में 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी की व्यवस्था सरकार करेगी। और आने वाला जो दिन होगा वो बिहार का होगा, ये भी तय है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार के युवा इतने मूर्ख नहीं रह गए, बिहार के लोग इतने ऐसे लोग नहीं रह गए कि आप अब कुछ भी कह के। अच्छा ये बताइए आपसे, ये तो मंच है, सब सुन भी रहे होंगे, इसका रिकॉर्डिंग भी आप सुनाइएगा। कोई नेता जाता है, वहाँ भाषण देता है, वहाँ मंच से कहता है लागल लागल झुलनिया के धक्का बलम कलकत। ये कौन सा भाषण है? ये कौन सा भाषण है भाई? ये कौन सा नेता का परसेप्शन है? ये क्या बताना चाहते हैं बिहार को आप? मंत्री जी, जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। बात निकलेगी तो ये भी पूछा जाएगा कि कौन से नेता हैं जो राष्ट्रगान में अब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। हम ये बात करने बैठे नहीं, हम शाहबाद की बात कर रहे हैं और घड़ी देख रहे हैं। हम जान रहे हैं कि आपकी व्यवस्था है और आपको बहुत दूर जाना है, कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेना है। इससे बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि आप हमारे कार्यक्रम में आए। और हम चलिए, हम आपको शुभकामना देते हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो पूरा हो जाए। बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।